मेरे बेटे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम कैटालिसिस या उत्प्रेरण स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में एडजॉर्प्शन अधिशोषण देखा था। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो में कोलॉइड्स को देखा था। अब हम इस वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मिनटू से 6th वीडियो, इसमें हम उत्प्रेरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट, उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक। दूसरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ फेस, प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण की क्रियाविधि। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ कैटालिस्ट। और सबसे लास्ट में इस वीडियो के हम लोग देखेंगे कैटालिस्ट के आधार पर, उत्प्रेरक के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट। अब हम कैटालिसिस और कैटलिस्ट को देखेंगे, यानी कि उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक। 1835 में बर्जीलियस ने देखा कि कुछ पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और उन्होंने इन पदार्थों को कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहा। तो उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था 1835 में। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का प्रयोग शब्द का प्रयोग उन पदार्थों के लिए किया जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। वेग को बढ़ा देते हैं। बाद में देखा गया कि कुछ पदार्थ अपनी उपस्थित मात्र से ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। इन पदार्थों को उत्प्रेरक कहा गया और इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई बाह्य पदार्थ अपनी उपस्थित मात्र से ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरण कहलाती हैं, और इन पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ना तो उसकी मात्रा परिवर्तित होती है और ना ही उसका रासायनिक संगठन होता है। केवल उसकी उपस्थित मात्र में ही अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग
किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थित मात्र से ही परिवर्तित इसका तात्पर्य यह हुआ कि या तो तीव्र हो सकता है या मंद हो सकता है। तीव्र या मंद हो जाता है उत्प्रेरण कहलाती है। और जो बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थित मात्र से ही, मतलब ना तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है और ना ही उसकी रासायनिक प्रकृति परिवर्तित होती, ना ही उत्पादों की प्रकृति परिवर्तित होती है, तो केवल उसकी उपस्थित मात्र से ही अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, तो उस बाह्य पदार्थ को कहा जाता है उत्प्रेरक। तथा बाह्य पदार्थ को उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरण में उत्प्रेरक का ना तो द्रव्यमान परिवर्तित होता है और ना ही रासायनिक संगठन। उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की मात्रा तथा रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। ये तो रहा उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में। अब हम देखेंगे प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ फेस। अब हम देखेंगे उत्प्रेरण के प्रकार, अभिकारकों और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण अभिक्रियाएं या कैटालिसिस दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, समांग उत्प्रेरण, और दूसरी कहलाती हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, या इन्हें कहते हैं विषमांग उत्प्रेरण। एक हो गई समांग उत्प्रेरण
और दूसरी होती हैं विषमांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण का मतलब होता है वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था एक हो। यानी कि अभिकारक अगर एक है या दो है तो अभिकारकों और उत्प्रेरक की प्रावस्था P बराबर होगी 1। रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट दोनों की फेजेस का सम 1 होगा, मतलब एक ही प्रावस्था में। और अगर अभिकारक और उत्प्रेरक एक से अधिक प्रावस्था में होते हैं तो इसे कहा जाता है विषमांग उत्प्रेरण। अब हम सबसे पहले फेज को समझेंगे कि फेज क्या होती है। पहली बात तो ये समझते हैं कि प्रावस्था और भौतिक अवस्था, फेज एंड फिजिकल स्टेट, दोनों में अंतर है। प्रावस्था का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का वह भाग जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल और होमोजीनियस होता है, उसे कहा जाता है फेज। किसी भी सिस्टम का वह भाग जो भौतिक रूप से भिन्न, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक करने योग्य और समांग होता है, उसे कहा जाता है फेज। किसी भी सिस्टम का वह भाग जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल और होमोजीनियस होता है, उसे कहते हैं फेज। फिजिकली डिस्टिंक्ट या इसे कहें तो भौतिक रूप से भिन्न का तात्पर्य है कि उसे हम देखकर, सूंघकर, स्पर्श करके पृथक कर सकें, या ये कहें कि हम उसकी पहचान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। मैकेनिकली सेपरेबल, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक करने योग्य, यांत्रिक विधियों से पृथक करने योग्य का मतलब होता है कि उसे हम साधारण सी विधियां जैसे निथारना, हाथ से बीनना, छानना, इनके द्वारा उसको पृथक कर सके। एक हिस्सा अगर अलग हो रहा है सामान्य विधियों जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, हाथ से अलग कर दें, छान कर अलग कर दें या निथार कर अलग कर दें, तो उस भाग को कहेंगे फेज। और होमोजीनियस का मतलब होता है समांग, यानी कि उसके प्रत्येक भाग की संरचना समान। तो किसी भी सिस्टम का वह भाग जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि
उसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकें। मैकेनिकली सेपरेबल, इसका मतलब हुआ कि उसे हम साधारण सी विधियों जैसे फिल्ट्रेशन है, छानना है, हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के अलग करना, और डिकेंटेशन, निथारना, इन विधियों द्वारा उसे पृथक कर लें और उसके प्रत्येक भाग की संरचना समान हो तो उसे कहा जाता फेज। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। गैसीय मिश्रण की प्रावस्था सदैव एक होती है, क्योंकि गैसें जब भी आपस में मिलाई जाती हैं वो आपस में मिल करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाती हैं। चाहे जितनी गैसें हों, अगर उनको एक साथ मिला दिया जाएगा तो समांग विलयन बनेगा, उसे फिर हम साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। दूसरा, साथ ही साथ उसे हम भौतिक रूप से भिन्नता भी नहीं होती, उनमें सब आपस में मिल जाते। हम ये नहीं बता सकते कि ए गैस किस जगह पर है और बी गैस किस जगह पर है, सब आपस में मिल जाते हैं। इसलिए गैसीय मिश्रण की प्रावस्था सदैव एक होती है, क्योंकि वो परस्पर मिल करके होमोजीनियस सॉल्यूशन, समांग विलयन बनाते हैं। दूसरा देखेंगे, अगर मिश्रणीय द्रव हैं और उनका मिश्रण लिया जाए तो उसके लिए भी प्रावस्था P बराबर 1 होती है, क्योंकि वो आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक होमोजीनियस सॉल्यूशन या समांग विलयन बना लेंगे। फिर हम उसमें पहचान नहीं कर सकते कि द्रव A किधर है और द्रव B किधर है, ना ही उन्हें आसान विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, और वो समांग तो होंगे ही। तो इसलिए जब द्रव मिश्रण आपस में मिल जाएगा तो वो जो मिश्रण बनेगा वो समांग संरचना रखता है, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक करने योग्य नहीं होता और भौतिक रूप से उसमें भिन्नता भी नहीं होती। इसलिए पूरा का पूरा मिश्रण एक ही प्रावस्था माना जाएगा। तीसरा उदाहरण है कि अगर अमिश्रणीय द्रव है और उनका मिश्रण लिया जाए तो इस मिश्रण के लिए प्रावस्था का मान बराबर होगा अमिश्रणीय द्रवों की संख्या। जितने अमिश्रणीय द्रव होंगे वो सब अलग अलग दिखाई देने लगे। कुछ समय तो मिले रहेंगे अगर उन्हें मिला दिया जाए, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए उन्हें रखा रहने दिया जाएगा तो जो द्रव होंगे वो एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। और इस द्रव मिश्रण के लिए प्रावस्था उतनी ही होगी जितने अमिश्रणीय द्रवों की संख्या। अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो प्रत्येक ठोस की एक पृथक प्रावस्था होती है। जितने भी ठोस होंगे सभी के लिए प्रावस्था का मान अलग होगा, मतलब सभी की प्रावस्था पृथक होती है। तो प्रत्येक ठोस की प्रावस्था भिन्न होती है। ये तो रहा प्रावस्था के बारे में। अब हम उदाहरण देखेंगे समांग और विषमांग उत्प्रेरण के। समांग उत्प्रेरण में हमने बताया अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही प्रावस्था में हो, यानी कि दोनों की प्रावस्था P बराबर 1 हो। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण वायु द्वारा होता है
और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में अगर हम अभिकारक और उत्प्रेरक इनको देखें तो P का मान यानी कि प्रावस्था का मान 1 है, क्योंकि ये भी गैस और उत्प्रेरक भी गैस, और मैंने बताया था कि गैसीय मिश्रण की जो प्रावस्था होगी वो 1 होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन किया जाता है CH3COO2H5, ये द्रव अवस्था में होता है। इसका जल अपघटन होगा तो H2O के साथ क्रिया करेगा, H2O भी द्रव अवस्था में होता है और तनु अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। डाइल्यूट HCl लिख दें या H+ लिख दें तो ये भी द्रव अवस्था में होगी। एक तो CH3COOH बनेगा जो कि द्रव अवस्था में होगा और C2H5OH भी द्रव अवस्था में होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उत्पाद है उन्हें प्रावस्था में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, केवल हमें अभिकारक और उत्प्रेरक इन दोनों को मिलाकर प्रावस्था का निर्धारण करना। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट और जल और डाइल्यूट HCl या कोई भी तनु अम्ल है, सभी द्रव प्रावस्था में और सभी मिश्रणीय होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया के लिए भी P बराबर 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन देखें, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का प्रतीपन C12H22O11, ये द्रव अवस्था में लिया जाता है, जल में घोल करके लेते हैं इसलिए ये द्रव अवस्था में होगा, प्लस H2O ये लिक्विड स्टेट में होता है। इस अभिक्रिया के लिए डाइल्यूट एसिड ही उत्प्रेरक का कार्य करता है और एक तो बनता है C6H12O6 ग्लूकोज और दूसरा बनता है C6H12O6 फ्रक्टोज। ये सब हम कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ेंगे कि शर्करा का प्रतीपन क्या होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसे शर्करा का प्रतीपन या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इसमें ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में और अम्ल भी द्रव अवस्था में, सभी मिश्रणीय होते हैं, इसलिए P बराबर हो जाएगा 1। प्रावस्था का मान अगर 1 है तो होमोजीनियस कैटालिसिस, और अगर अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था का मान 1 से अधिक है तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, विषमांग उत्प्रेरण होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो और प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक की तरह किया जाए तो ये पदार्थ गैसीय अवस्था में है। मैंने बताया गैसीय मिश्रण की प्रावस्था 1 होती है तो ये आपस में मिल जाएंगे, गैसीय मिश्रण की प्रावस्था 1 हो, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, और मैंने बताया प्रत्येक ठोस की एक भिन्न प्रावस्था होती है, तो एक प्रावस्था इसकी हुई और एक इस गैसीय मिश्रण की। P बराबर हो गया 2, यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न प्रावस्थाओं में, इसलिए ये विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। दूसरा देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का जब तापीय वियोजन किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलती है।
इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये ठोस अवस्था, ये भी ठोस अवस्था, और मैंने बताया था कि प्रत्येक ठोस की एक भिन्न प्रावस्था होती, तो इसकी अपकारक की एक भिन्न प्रावस्था हुई और उत्प्रेरक की एक भिन्न प्रावस्था हुई। टोटल अगर हम देखेंगे अपकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्थाओं का योग तो यहां पर 2 हो जाएगा। और अगर प्रावस्था एक से अधिक, यानी कि अपकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में नहीं है, तो उसे विषमांग उत्प्रेरण कहेंगे। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको अगर हम फैट में बदलते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, तो हमें हाइड्रोजनेशन कराना पड़ता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया। और ये अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है जो कि ठोस अवस्था में होता है। तो यहां पर ऑयल द्रव अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है और निकेल ठोस अवस्था में है जो कि उत्प्रेरक है, इसलिए P बराबर हो जाएगा 3 और ये विषमांग उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो उत्प्रेरण है वो प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरक और अपकारक दोनों की प्रावस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस समांग उत्प्रेरण और दूसरे कहलाते हैं विषमांग उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है अगर अपकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था समान है या दोनों एक ही प्रावस्था में है, तो या ये कहें P = 1 है, तो वो समांग उत्प्रेरण होगा। और अगर दोनों भिन्न प्रावस्था में अपकारक उत्पाद की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न है, या ये कहें कि फेज का मान P > 1 है, तो उसे विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। मैंने प्रावस्था का मतलब बताया, सिस्टम का वह भाग जो फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल और होमोजीनियस होता है वो फेज कहलाता है। गैसीय मिश्रण की एक प्रावस्था होगी क्योंकि ये आपस में मिलकर के समांग विलयन बनाते हैं। मिश्रणीय द्रवों की प्रावस्था एक होगी क्योंकि ये भी परस्पर मिलकर के समांग विलयन बनाएंगे जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक अगर अमिश्रणीय द्रव है तो अमिश्रणीय द्रवों की प्रावस्था उतनी ही होगी जितने प्रकार के अमिश्रणीय द्रव हैं, और प्रत्येक ठोस की एक पृथक प्रावस्था होती है। ये तो रहा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ फेज। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण की विशेषताएं देखें। मेरे बेटे अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण की विशेषताएं। उत्प्रेरक की केवल थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। तो पहली विशेषता तो यही है कि उत्प्रेरक की चुटकी भर मात्रा ही यानी कि पिंच अमाउंट पर्याप्त होती है। दूसरी विशेषता यह कि उत्प्रेरक का ना तो द्रव्यमान परिवर्तित होता है और ना ही उसकी रासायनिक प्रकृति परिवर्तित होती है, केवल उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। उत्प्रेरक की मात्रा तथा रासायनिक प्रकृति
या रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनने वाले उत्पादों की प्रकृति भी परिवर्तित नहीं होती। अनुपस्थित में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो उत्पाद बनेगा वही उत्पाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्मित उत्पादों की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। निर्मित उत्पाद या उत्पादों जैसा भी है कि प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। अगली विशेषता ये है कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। अगर कोई अभिक्रिया चल रही है तो उसका वेग परिवर्तित करता, केवल वेग परिवर्तित करता, या तो तीव्र कर देगा या मंद कर देगा, लेकिन किसी ना होने वाली अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। प्रारंभ नहीं कर सकता। अगली विशेषता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक साम्यावस्था भी परिवर्तित नहीं होती, केवल शीघ्रता के साथ स्थापित हो जाती। उत्प्रेरक केवल इतनी मदद करता है कि जो साम्यावस्था है उसे कम समय में स्थापित कर देता है, क्योंकि अगर हम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए वेग और समय में ग्राफ खींचें तो अग्र अभिक्रिया के लिए वक्र इस तरह मिलता है और पश्च अभिक्रिया के लिए वक्र इस तरह मिलता है। ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया का वेग, और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया का वेग, और ये हो गई साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। तो जब हम उत्प्रेरक का यूज करेंगे और मान लिया कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ गया और पश्च अभिक्रिया का भी वेग बढ़ गया। पहले जो समय था वो हमने मान लिया कि T1 है। जब उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे हैं उस समय साम्यावस्था स्थापित होने में समय लगा T2। तो स्पष्ट है कि T2 का मान T1 से कम होगा, क्योंकि ये अग्र अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाता है और पश्च अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ाता है, जिससे साम्यावस्था शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। यह साम्यावस्था परिवर्तित नहीं करता।
बल्कि साम्यावस्था को शीघ्र स्थापित कर देता है। साम्यावस्था कहें या साम्य कहें, एक ही बात होती है। तो यह साम्य परिवर्तित नहीं होता करता, लेकिन साम्यावस्था को शीघ्रता से स्थापित कर देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेता है। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेता है। अगली विशेषता है कि उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है। एक अभिक्रिया के लिए कोई एक विशेष पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। अर्थात एक उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही प्रेरित करता है। एक बार सभी विशेषताएं फिर से देखेंगे। मैंने बताया कि उत्प्रेरक की चुटकी भर मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। ओनली पिंच अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। उत्प्रेरक की मात्रा तथा रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। निर्मित उत्पाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, केवल उसका वेग परिवर्तित करता है। यह साम्यावस्था परिवर्तित नहीं करता, बल्कि साम्य को शीघ्रता से स्थापित कर देता है। क्योंकि अगर उत्प्रेरक नहीं है तब साम्यावस्था मान लिया यहां पर स्थापित होगी, और अगर हमने उत्प्रेरक डाल दिया तो वो अग्र अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देता है और पश्च अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देता है, जिससे साम्यावस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। यानी कि जो T2 समय लग रहा है वो कम होगा T1 से। अगला पॉइंट है साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेता है। जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगी उसमें उत्प्रेरक भाग लेता है।
इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है और एक उत्प्रेरक किसी एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस या उत्प्रेरण की क्रियाविधि। उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर निम्न पदों में की जा सकती है। पहले स्टेप जो पहला पद है उसमें अवकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं या इन्हीं को रेजिडुअल फोर्सेस कहा जाता है। तो उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं या रेजिडुअल फोर्सेस होने के कारण अभिकारक के अणु सतह पर आकर चिपक जाते हैं, इसे अधिशोषण कहते हैं। अगर हम उत्प्रेरक को देखें तो मान लिया उत्प्रेरक A है, तो वो निकटवर्ती जो उसके अंदर परमाणु होंगे वो निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनाते हैं और अंदर स्थित परमाणुओं पर कोई भी स्वतंत्र संयोजकता या अधिशेष बल नहीं होता, रेजिडुअल फोर्स नहीं होता, क्योंकि इसके चारों ओर परमाणु व्यवस्थित हैं जो बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन जो अणु या परमाणु सतह पर होते हैं उन पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं और इन संयोजकताओं द्वारा पहले तो ये अभिकारक अणुओं का अधिशोषण करते हैं, अर्थात ये अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। जब अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है तो उनके आकार में तनाव आ जाता है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जाती है, विकृति आ जाती है और उस विकृति के कारण इनके बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं और नए बंध उत्प्रेरक के साथ बनते हैं। यानी कि नए बंधों का निर्माण उत्प्रेरक के साथ हो जाता है। मैं ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं बना रहा, तो ये नए रासायनिक बंध बन जाते हैं। पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिर नए बंध बनते हैं यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। और इस प्रकार जो ये अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ गए हैं, तो ये जो यौगिक बनता है इसे सक्रियण यौगिक या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये अभिकारक अणुओं का अधिशोषण करते हैं। जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता अधिक हो जाती है तो इनके आकार में विकृति उत्पन्न होती है, जिससे इनके बंध टूट जाते हैं और नए बंध उत्प्रेरक के साथ बनते हैं और इस प्रकार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रियण यौगिक प्राप्त होता है। जो सक्रियण यौगिक मिला उसी की सतह पर जो अभिकारक अधिशोषित हुए थे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उत्प्रेरक की सतह पर ही उत्पाद का निर्माण हो गया। P1 P2 P1 P2 P1 P2 और इन बने हुए उत्पादों की उत्प्रेरक के साथ बंधुता कम होती है, अफिनिटी कम होती है, जुड़ने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए ये उत्प्रेरक की सतह को त्याग देते हैं और उत्प्रेरक नए अणुओं को अधिशोषित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि P1 और P2 अलग हो गए और उत्प्रेरक स्वतंत्र हो गया। एक बार इसे फिर से देखते हैं। मैंने बताया कि अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर चिपकते हैं क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं या रेजिडुअल फोर्सेस होती हैं। जब अभिकारक अणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है तो इनके आकार में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनके बंध टूट जाते हैं और उत्प्रेरक के साथ नए रासायनिक बंध बनते हैं। इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है उसे सक्रियण यौगिक या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो सक्रियण यौगिक होता है उसी की सतह पर उत्पाद बनते हैं। सक्रियण यौगिक की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और वो वियोजित होकर उत्पाद देता है। उत्पादों की उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ने की प्रवृत्ति कम होती है या उत्प्रेरक के साथ बंधता कम होती है, इसलिए उत्पाद पृथक हो जाते हैं और उत्प्रेरक नए अणुओं के अधिशोषण के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि अभिक्रिया, जो उत्प्रेरण अभिक्रियाएं हैं उनमें वेग बढ़ जाता है, तो थोड़ा उसको भी समझते हैं। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें अभिकारकों, मान लिया हमने X और Y अभिकारक हैं, इनकी समान अवस्था में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है और ये परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक लिए जाते हैं और उत्पाद बनते हैं। मान लिया P1 और P2 ही बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण सीधा हो जाए, बल्कि पहले अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं। टकराने से एक अणु की ऊर्जा बढ़ेगी और दूसरे की कम होगी। जिसकी ऊर्जा बढ़ती है उसे सक्रिय अणु कहते हैं और जब सक्रिय अणु आपस में टकराते हैं तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब सक्रिय अणु बनेंगे, मान लिया कि सक्रिय अणु बने और वो आपस में टकराए और टकराने से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना वो XY है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती क्योंकि इसमें सक्रिय अणु भाग लेते हैं। अगर सक्रिय अणु नहीं बनेगा तो सक्रियण यौगिक यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा
जब X भी सक्रिय हो, एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ X एंड एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ Y जब आपस में टकराएंगे तभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर टक्करें हुई और एक एक्टिव हो गया और दूसरा एक्टिव नहीं हो पाया तो उत्पाद नहीं बनेंगे। जब भी टक्कर होती है तो एक अणु की ऊर्जा बढ़ती है और दूसरे की कम हो जाती है। अब मान लिया X की बढ़ गई और दूसरी टक्कर में Y की बढ़ गई, जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे तभी सक्रियण यौगिक का निर्माण होता है। तो सक्रियण यौगिक बनाने के लिए X भी एक्टिव होना चाहिए, Y भी एक्टिव होना चाहिए, और दोनों जब आपस में टकराएंगे तब सक्रियण यौगिक बनेगा। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये इसमें कंपन प्रारंभ हो जाते हैं और ये स्थायी उत्पादों P1 और P2 में वियोजित हो जाते हैं। जितनी अतिरिक्त ऊर्जा अधिशोषित करनी पड़ती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। और जब उत्प्रेरक लिया जाता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा सक्रियण यौगिक बनता है जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। अगर इसकी Ea मान ली और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो सक्रियण यौगिक बन रहा है उसकी हमने मान ली Ea डैश, इतनी ऊर्जा Ea डैश है, तो ये स्पष्ट है कि Ea डैश का मान Ea से कम होगा। ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी, और जब सक्रियण ऊर्जा कम है तो थोड़ी सी टक्करें होंगी, कम ऊर्जा वाले अणु एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही उन्हें ऊर्जा मिली तो कम ऊर्जा होने पर ही उनकी ऊर्जा इतनी पर्याप्त होगी कि वो सक्रियण यौगिक बना लें। यानी कि इस स्थिति में सक्रियण यौगिक का बनना आसान होता है इसकी तुलना में, और जब सक्रियण यौगिक का बनना आसान होता है तो उत्पाद का निर्माण भी आसान हो जाता है और इस तरह अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। तो इस तरह जो पहला पॉइंट होगा वो हो जाएगा उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं जिनके द्वारा अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। दूसरा पॉइंट होगा कि अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ने पर उनके आकार में विकृति उत्पन्न होती है। अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ने पर
उनके आकार में तनाव आ जाता है तथा उनके बंध दुर्बल होकर टूट जाते हैं और उत्प्रेरक के साथ नए बंध बनते हैं। इस प्रकार सक्रियण यौगिक या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। अगला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, जो सक्रियण यौगिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनेगा उसकी सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बनने वाले सक्रियण यौगिक से कम होती है, जिससे इसका निर्माण आसानी से होता है। और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण आसानी से होगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्मित सक्रियण यौगिक की सक्रियण ऊर्जा E A' उत्प्रेरक की अनुपस्थित में निर्मित सक्रियण यौगिक की सक्रियण ऊर्जा यानी कि EA से कम होती है। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक की सतह पर या सक्रियण यौगिक उत्पाद देता है जिनकी उत्प्रेरक के साथ बंधुता कम होने के कारण वे सतह से हट जाते हैं या पृथक हो जाते हैं।
और उत्प्रेरक स्वतंत्र हो जाता है। और उत्प्रेरक स्वतंत्र हो जाता है। तो ये तो रहा क्रियाविधि के बारे में। मैंने बताया कि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ने पर उनके आकार में तनाव आ जाता है तथा उनके बंध दुर्बल होकर टूट जाते हैं और उत्प्रेरक के साथ नए बंध बनते हैं। इस प्रकार सक्रियण यौगिक प्राप्त होता है और उस सक्रियण यौगिक के उत्पाद में वियोजित होने के कारण, उत्पाद और उत्प्रेरक में वियोजित होने के कारण उत्पाद तो पृथक हो जाते हैं और उत्प्रेरक स्वतंत्र हो जाता है। इसको अगर हम ये समझें कि अभिक्रिया का वेग अधिक क्यों होता, तो मैंने बताया कि उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसको अगर सिंपल फिगर से समझें तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले तो उत्प्रेरक की सतह पर, ये हमने मान लिया उत्प्रेरक है, इसकी सतह पर मुक्त संयोजकताओं द्वारा अभिकारक अणुओं x और y का x2 मान लिया, y2 मान लिया, तो इनका भौतिक अधिशोषण होता है। जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो आकार में तनाव आ जाता है और तनाव आने के कारण इनके बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं और नए बंध उत्प्रेरक के साथ बन जाते हैं। इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रियण यौगिक। सक्रियण यौगिक उत्पाद बनाता है और इन उत्पादों की उत्प्रेरक के साथ बंधुता कम होती है, इसलिए ये सतह को छोड़ देते हैं और उत्प्रेरक स्वतंत्र हो जाता है। तो ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे। उत्प्रेरक के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ नेचर ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। मैंने जब ये वीडियो प्रारंभ किया था उस समय टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, उत्प्रेरक और अभिकारकों की प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार बताए थे। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण चार प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस, दूसरे कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालिसिस।
नेगेटिव कैटालिसिस, तीसरे कहलाते हैं स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस, और चौथा प्रकार होता है प्रेरित उत्प्रेरण, या इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। चार प्रकार: धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और प्रेरित। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है धनात्मक उत्प्रेरण या पॉजिटिव कैटालिसिस कहलाती है। जितने भी अभी तक हमने उदाहरण पढ़े थे वो सभी धनात्मक उत्प्रेरण के ही थे। जैसे 2SO2 plus O2 changes into 2SO3 in presence of nitric oxide as catalyst which is in gaseous state। दूसरा 2KClO3 changes into 2KCl plus 3O2 in presence of manganese dioxide which is in solid state। हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करती है और अमोनिया बनाती है। इस अभिक्रिया में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो जो मॉलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक होता है और Fe उत्प्रेरक होता है। ये उत्प्रेरक है और इस अभिक्रिया में मॉलिब्डेनम का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्धक होता है। इसी तरीके से मैंने बताया था एस्टर का जल अपघटन
डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में होता है, वो भी पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालिसिस। ऋणात्मक उत्प्रेरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाता है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का वायु द्वारा ऑक्सीकरण मंद हो जाता है। अल्कोहल वायु के साथ क्रिया करके फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, COCl2। ये अत्यधिक विषैली गैस है, फॉस्जीन, या इसी को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, और ये विषैली होती, टॉक्सिक होती है। जहरीली होने के कारण जब हम बोतल को खोलते हैं तो बोतल के मुंह पर एथिल अल्कोहल भर दिया जाता ताकि इस जहरीली गैस का निर्माण ना हो, क्योंकि जब बोतल खोलेंगे तो इसका वायु के साथ संपर्क हो जाएगा और जो व्यक्ति बोतल खोल रहा होगा वो बेहोश हो सकता है। इसलिए जो ब्रिम ऑफ बोतल होता है, ऊपरी मुंह जो होता है बोतल का, नीचे क्लोरोफॉर्म और मुंह पर भर देते हैं एथिल अल्कोहल। दूसरा है H3PO4 की उपस्थिति में H2O2 का वियोजन मंद हो जाता है। H2O2 वियोजित होकर H2O और O2 देता है। अगर H3PO4 मिला दिया जाएगा तो इसका विघटन कम हो जाता है। नेक्स्ट है टेट्रा एथिल लेड, या उसे टेल भी कहते हैं। इसको पहले पेट्रोल में मिलाया जाता था। पेट्रोल में मिलाने से इंजन का अपस्फोटन कम हो जाता था, लेकिन आजकल इसके स्थान पर दूसरे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये पेट्रोल के साथ जलता था तो वातावरण में लेड पहुंचता, और लेड एक प्रदूषणकारी अवयव है जो हम लोगों के लिए हानिकारक है। अतः इसका प्रयोग आजकल प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके स्थान पर दूसरे यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो रहा ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में। अब हम देखेंगे स्व उत्प्रेरण या ऑटो कैटालिसिस। अब हम उत्प्रेरण के तीसरे प्रकार को देखेंगे और वो है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान बना कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसी अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑटो कैटालिसिस एंड ऑटो कैटालिस्ट। जब हमने धनात्मक उत्प्रेरण को बताया था तो उसमें बताया था कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और जिस पदार्थ की उपस्थिति में वेग बढ़ता उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और अभिक्रिया को कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। इसी तरीके से हमने नेगेटिव कैटालिसिस या ऋणात्मक उत्प्रेरण में बताया था कि जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है उसे नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और जो अभिक्रिया होती है उसे नेगेटिव कैटालिसिस कहा जाता है। तो अगर कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे आर्सीन का जब वियोजन होता है तो आर्सेनिक और हाइड्रोजन बनते हैं। प्रारंभ में यह अभिक्रिया धीमे धीमे चलती है, लेकिन जैसे ही आर्सेनिक बनता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया हुई। दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल का अगर अम्लीय के MnO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाए तो इस ऑक्सीकरण में प्रारंभ में तो अभिक्रिया धीमे धीमे चलती है, लेकिन जैसे ही MnSO4 बनता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया में MnSO4 स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसे स्व उत्प्रेरण कहेंगे।
इसी तरह जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो अम्ल की उपस्थिति में मैंने बताया था, लेकिन अगर सीधा भी करेंगे तब भी हो जाता है, अम्ल ना डाले तब भी हो जाएगा। और उस स्थिति में प्रारंभ में अभिक्रिया धीमे धीमे चलेगी, लेकिन जैसे ही एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो एस्टिक अम्ल स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है और इस अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। अब हम उत्प्रेरण का जो चौथा प्रकार है प्रेरित उत्प्रेरण उसे देखेंगे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब हम उत्प्रेरण के चौथे प्रकार को देखेंगे और वो है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रेरित करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब एक अभिक्रिया या तो धीमे धीमे हो रही होगी या नहीं हो रही होगी और दूसरी अभिक्रिया आसानी से हो रही होगी। जब दोनों को एक साथ संपन्न कराया जाता है तो दोनों ही आसानी से हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता, जबकि सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। सोडियम आर्सेनाइड का जलीय विलयन लें तो वो वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, और सोडियम सल्फाइड का जलीय विलयन लेते हैं तो वो वायु द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। जब इन दोनों विलयनों को मिलाकर इनमें वायु प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों का मिश्रण एक प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण है। मतलब जो मिश्रण का जो ऑक्सीकरण है वो एक प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपचयन धीरे धीरे होता है, लेकिन ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा ही KMnO4 का अपचयन तीव्रता से होता है। अगर हम KMnO4 और मर्क्यूरिक क्लोराइड दोनों का मिश्रण लें तो दोनों के मिश्रण का ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा आसानी से अपचयन हो जाता है। ये तो रहा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन बेस ऑफ कैटलिस्ट। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कैटालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।